अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। पॉलिटिकल साइंस के आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है फ्यूडलिज़म। फ्यूडलिज़म भी बेसिकली एक पॉलिटिकल सिस्टम है जो डिफरेंट रीजन्स में हिस्ट्री में मौजूद रहा है और बहुत सारे कंट्रीज़ आज भी मौजूद हैं जहाँ के फ्यूडलिज़म एज ए पॉलिटिकल सिस्टम इस्टेब्लिश्ड है। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि फ्यूडलिज़म है क्या। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हिस्ट्री क्या है इस पॉलिटिकल सिस्टम की, कब कब किस किस रीजन में जो है फ्यूडलिज़म एज अ पॉलिटिकल सिस्टम इस्टेब्लिश्ड रहा है। उसके बाद हम इसके डिफरेंट दूसरे एस्पेक्ट्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे कि फ्यूडलिज़म जो है इसमें लैंड को किस तरह से एज अ सोर्स ऑफ पावर यूज़ किया जाता है और फ्यूडलिज़म में जो पैट्रन क्लाइंट का एक रिलेशन है वो क्या है। ठीक है, तो फ्यूडलिज़म को एक मॉडल भी कहा जाता है डिसेंट्रलाइजेशन मॉडल। तो ये चीज़ें जो हैं वो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे आते हैं। फ्यूडलिज़म एक टर्म इसके लिए इसमें यूज़ होगी हमारे पास फ्यूडल लॉर्ड्स, ये आपने पढ़ा भी होगा। अब फ्यूडल लॉर्ड्स जो होते हैं ना, ये आप कह लें कि ये वो लोग हैं जिनके पास काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो ज़मीनें होती हैं, लैंड होती है। अगर आपको याद हो, जब हम पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 में बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे थे तो वहाँ हमने पावर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। पावर के कॉन्सेप्ट में हमने कहा था कि डिफरेंट हमारे पास चीज़ें होती हैं जिसको एज अ साइन ऑफ पावर यूज़ किया जाता है, जिसमें हमारे पास मनी, पैसा हो गया और लैंड हो गया। अब पुराने ज़माने में भी ऐसा ही होता था कि जिस पर्सन के पास लैंड होती थी वो उस लैंड को एज अ सोर्स ऑफ पावर यूज़ करता था। अब सोर्स ऑफ पावर क्यों यूज़ करता था? हमने जब कार्ल मार्क्स की थ्योरी पढ़ी थी ना, तो वहाँ पे हमने एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटीज़ के बारे में डिस्कस किया था। अब एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटीज़ के किस तरह से पहले स्लेवरी थी, ठीक है, फिर जब वहाँ पे क्लास कॉन्शियसनेस आती है और क्लास स्ट्रगल होती है, तो फिर वहाँ पे पॉलिटिकल चेंज आता है और उसके बाद जो है फ्यूडलिज़म आया। स्लेवरी के बाद क्या आया? फ्यूडलिज़म आया। अब फ्यूडलिज़म में क्या था कि फ्यूडल लॉर्ड्स जिनके पास ज़मीनें होती थी, ये इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं। ठीक है, लैंड क्या है? एक इकोनॉमिक रिसोर्स है, क्योंकि ज़मीन पे काश्त होगी, फसल काश्त होगी, फिर उसको काट के जो है आगे डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है, उससे पैसा कमाया जाता है। तो ये था कि जो लैंड लॉर्ड्स होते थे वो अपनी ज़मीन पे मज़ारे रखते थे, पेसेंट्स रखते थे, किसान रखते थे। अब वही लैंड लॉर्ड क्या करता था? उस किसान से काम लेता था, ठीक है, और इन रिटर्न उसको थोड़ी सी जो है वो प्रोवाइड करता था कि जो उसने काम किया है उसको उजरत दी जाती थी, कुछ वहाँ से अनाज दिया जाता था, इन रिटर्न उसको कंपनसेशन दी जाती थी ताकि उसका सर्वाइवल जो है वो मुमकिन रहे और वो हमारे लिए काम करता रहे। और वही पेशेंट्स जो थे, वही मिज़ारे जो थे, वो इन रिटर्न क्या करते थे कि वो काम तो अपना देते थे, सर्विसेज तो देते थे, साथ में लॉयल्टीज़ भी देते थे। अब यहाँ पे फ्यूडलिज़म को एज अ पॉलिटिकल सिस्टम किस तरह से यूज़ किया जाता रहा, ये हम ये भी कह लेते हैं कि अब मैंने आपके सामने स्टार्ट में एक बात की थी कि इसको डिसेंट्रलाइजेशन का मॉडल भी कहा जाता है। तो मैं अब हिस्ट्री के थ्रू जो है ना चीज़ें आपको एक्सप्लेन करती हूँ। फ्यूडलिज़म जो है ना, ये मेडिवल यूरोपियन कंट्रीज़ में 9th सेंचुरी से लेके 15th सेंचुरी तक जो है वो रहा है। ठीक है, अब इसमें होता क्या था कि जब बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन थी पहले। अब सेंट्रलाइजेशन पता क्या होती है कि एक ही किंग, एक ही मोनार्क, एक ही बंदा होता था जिसने पूरे कंट्री की पावर को अपने हाथ में लिया होता था और वो सारे कंट्री का सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रिलीजियस सिस्टम को वो अपने कंट्रोल में रखता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि ये सेंट्रलाइजेशन जो है ना ये ख़त्म होने लगी। अब जब अथॉरिटी ने देखा कि लोग जो है ना वो एक ही अथॉरिटी पे बिलीफ नहीं रखते, अब उन्होंने क्या किया कि डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट जो लोग जिनके पास पावर थी उनमें लैंड डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू की एज अ रिवॉर्ड। अब लैंड
लैंड को एज अ रिवॉर्ड उन्होंने जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया। अब लैंड लॉर्ड बन गए। अब ये सेंट्रल अथॉरिटी ने पावर क्या कर दी, डिसेंट्रलाइज कर दी। अब इस चीज़ को ज़रा समझिएगा, हम इसको करंट सिचुएशन के साथ भी लिंक करेंगे बाद में, क्योंकि फ्यूडलिज्म को सिर्फ समझना जो है वो ज़रूरी है, आगे बाकी आप सारे आर्ग्यूमेंट्स आराम से कर लेंगे। अब ये सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी ने क्या किया कि पावर डिसेंट्रलाइज कर दी, लोगों को डिफरेंट जो ना मुख्तलिफ रीजन्स के आप कह लें, पहले से ज़मींदार थे और उनके पास पहले से ही पावर थी, उनको और ज़्यादा पावर दी, लैंड डिस्ट्रीब्यूट की, डिसेंट्रलाइजेशन हो गई। अब ये जो लैंड ऑनर्स थे, फ्यूडल्स थे, इन्होंने क्या किया कि वो लोग जो उनकी ज़मीनों पे काम करते हैं, पेसेंट्स, किसान्स और मज़ारे वगैरह, उनसे काम तो वो लेते थे, इन रिटर्न उनकी लॉयल्टीज़ भी लेते थे। अब लॉयल्टीज़ किस तरह से कि वो ये कहते थे कि जो हम कहेंगे वो आप मानेंगे, और ये लैंड ऑनर क्या कहेगा, लैंडलॉर्ड क्या कहेगा, जो उसको सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी कहेगी। अब इस तरह से पॉलिटिकल पावर जो है ना उसको मेंटेन रखा जाता था। ये लैंड ऑनर अपने रीजन में एक पावरफुल होगा, अपने रीजन के लोगों के ऊपर हुक्मरानी करेगा और उन लोगों को इस तरह से बना देगा कि ये जो पर्सन्स हैं, ये जो पेशेंट्स हैं, ये किसान जो हैं, ये सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी की पावर को कभी चैलेंज ना करें। ठीक है, तो ये सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी जो पहले अकेली खुद ही सारी चीज़ें देख रही थी, इसने अपनी हुकूमत बनाई थी। जब इसने देखा कि लोग मेरी पावर को चैलेंज कर रहे हैं, वो इस चीज़ को अब एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो उसने दूसरी तरह से अपनी पावर को कंसोलिडेट किया और एक मिडल मैन को उस दरमियान में लेके आया जो कि फ्यूडल्स थे, और फ्यूडल लॉर्ड को जो है फिर थोड़ी पावर उसने डिसेंट्रलाइज़ की और उनके थ्रू मुख्तलिफ रीजन्स में अपना कंट्रोल जो है वो मेंटेन किया। अब यहाँ पे देखें, ये है वो स्टार्ट जो कि फ्यूडलिज़म का स्टार्ट हुआ। यूरोप में हमने देखा, हम देख लें एशियन कंट्रीज़ में, साउथ एशियन हो गया, ईस्ट एशियन कंट्री, जापान हो गया, इन रीजन्स में इसी तरह से जो है ये फ्यूडलिज़म इस्टेब्लिश्ड रहा। ये इसकी हिस्ट्री और इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया कि फ्यूडलिज़म बेसिकली है क्या और ये सिस्टम कब और क्यों आया, क्योंकि जब सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी को चैलेंज किया जा रहा था तो फिर उस सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी ने दूसरा ऑप्शन देखा और अपनी पावर को एक मिडल मैन यानी कि लैंड लॉर्ड के थ्रू जो है वो कंसोलिडेट किया। ये है। अब हम इसके डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स दूसरे देखते हैं। अब फ्यूडल पैटर्न्स इन एशिया एंड इस्लामिक वर्ल्ड। अब हम एशिया में देखें, उसमें हमारे पास सब कॉन्टिनेंट आ जाता है, उसमें एशियन दूसरे कंट्रीज़ हैं जैसा कि जापान है, वहाँ पे भी इसी तरह से जो है वो पावर को कंसोलिडेट किया जाता रहा। अब इस्लामिक वर्ल्ड में आप देख लें, इस्लामिक वर्ल्ड में जो अब्बासिड कैलिफ था, खिलाफत थी ना, खिलाफत अब्बासिया। अब खिलाफत अब्बासिया कितने ज़्यादा कंट्रीज़ पे फैली हुई थी, तो एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी जो थी, एक खलीफा जो था ना, वो पूरे इलाके को कंट्रोल नहीं कर सकता था। फिर वहाँ पे इक्ता सिस्टम जो है ना वो बनाया गया। अब इक्ता सिस्टम क्या था, इसमें ये होता था कि जो मिलिट्री कमांडर्स और गवर्नर्स होते थे, मुख्तलिफ रीजन्स के गवर्नर्स अपॉइंट किए जाते थे, मिलिट्री कमांडर्स अपॉइंट किए जाते थे, उनको इन रिटर्न सैलरीज़ नहीं मिलती थी, उनको इन रिटर्न ज़मीनें दी जाती थी, लैंड दी जाती थी। एक टर्म जो है ना इसके लिए यूज़ किए जाते हैं फीफ्स, ई स्टेट वगैरह कह, ई स्टेट तो अब टर्म यूज़ की जाती है, पहले फीफ्स का कहते थे। तो ये ज़मीन जो है वो दी जाती थी। अब उनको ज़मीनें दे के क्या बना दिया जाता था, फ्यूडल लॉर्ड्स बना दिया जाता था, और उनके थ्रू जो है फिर फ्यूडलिज़म को, पावर को वहाँ पे कंसोलिडेट किया जाता था और उन लोगों को जो है अपने मुताबिक चलाया जाता था। अब ये देखिए, मिलिट्री कमांडर्स को और गवर्नर्स को, गवर्नर क्या करेगा, उसको लैंड दी, इन रिटर्न फ्यूडल लॉर्ड वो बन गया और वो अपने लोगों के वोटिंग बिहेवियर आप ये कह लें कि वो जो हायर अथॉरिटी है उससे उनको लॉयल बनाएगा। जो हायर अथॉरिटी उसको कह रही है उसके मुताबिक जो है ना वो अपनी सोसाइटी का माइंडसेट बना देगा और उसके अकॉर्डिंग जो है उनको सर्व करेगा। अब मिलिट्री कमांडर्स जो हैं उसने क्या करना है कि अपने एरिया के लोगों को मिलिट्री में लेके आना है। ठीक है, उसका काम तो यही है ना, क्योंकि जिस अथॉरिटी ने उसको बनाया है, अपॉइंट किया है, इन रिटर्न वो उसको लैंड दे रहा है, तो उस मिलिट्री कमांडर ने इन रिटर्न क्या करना है कि फ़ौज बनानी है
और उस फौज की लॉयल्टीज़ किसके साथ होनी चाहिए, स्टेट के साथ और हायर अथॉरिटी के साथ होनी चाहिए। तो इस तरह से इस्लामिक वर्ल्ड में भी सिस्टम चलता रहा है और एशियन डिफरेंट कंट्रीज़ में भी ऐसे ही सिस्टम चलता रहा है। अब स्ट्रक्चरल फीचर्स जो हैं फ्यूडलिज्म के वो क्या हैं, लैंड एज द बेसिस ऑफ पावर। मैंने पावर को स्टार्ट में ही डिफ़ाइन करते हुए आपको बता दिया था कि जब हमने पावर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, वहीं पे हमने ये चीज़ देखी थी कि लैंड और मनी ये जो है ये साइन है पावर के। जिस बंदे के पास ज़्यादा ज़मीनें हैं, ज़मींदार है, वो लैंडलॉर्ड है, वो अपने एरिया के इलाकों को कंट्रोल करेगा। अब वो अपने एरिया के लोगों को किस तरह से कंट्रोल करेगा कि वो लोग, जाहिर बात है कि उसी लैंड लॉर्ड की ज़मीनों पे काम करते हैं, ठीक है, किसान बन के, मज़ारे बन के वहीं पे काम करते हैं। तो अब वो ऑनर जो उसको कहेगा अपने लोगों को, उसी के मुताबिक जो है वो चलेंगे। यही चीज़ हमने कार्ल मार्क्स की थ्योरी में भी पढ़ी थी। अब हम इसकी ना एग्ज़ाम्पल भी देखते हैं साथ में, जो करंट हमारे पास डिफरेंट रीजन्स हैं ना करंटली, जहाँ पे फ्यूडलिज़म अभी भी परसिस्ट कर रहा है, अभी भी मौजूद है। अब पाकिस्तान की ही एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जो रूरल सिंध है। अर्बन सिंध एरियाज़ की बात नहीं कर रहे हम, रूरल सिंध की बात कर रहे हैं। वहाँ पे हमारे पास डिफरेंट लैंड लॉर्ड्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि भुट्टोज़ हो गया, तालपुर, सैयद्स, इस तरह की कास्ट। हम पंजाब में भी बात करेंगे, पंजाब में भी इसी तरह से है डिफरेंट रीजन्स में। तो अब ये बात देखिएगा कि अकॉर्डिंग टू स्टेटिस्टिक्स जो 60% पॉपुलेशन है ना सिंध रूरल पॉपुलेशन, वो क्या है कि वो मज़ारों के तौर पे, किसानों के तौर पे जो है ना इन्हीं लैंड लॉर्ड्स के ज़मीनों में काम करते हैं। अभी उनको किस तरह से कंट्रोल करते हैं कि अब वोटिंग बिहेवियर देखिएगा, आगे हम ये भी आर्गूमेंट की बात करेंगे, क्योंकि आज तो हम एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में रह रहे हैं। वो डेमोक्रेटिक सिस्टम तो इलेक्शंस पे जो है वो बेस्ड है। न्यू गवर्नमेंट आएगी, वो इलेक्शन लड़ेगी और जिसके ज़्यादा वोट होंगे वही जो है फिर आगे गवर्नमेंट बनाता है, पावर में आता है। अब फ्यूडलिज़म को आज भी किस तरह से अपनी पावर कंसोलिडेट करने के लिए यूज़ किया जाता है कि ये जो गवर्नमेंट होती है, जो डिफरेंट पॉलिटिशियंस होते हैं, ये ख़ुद भी लैंडलॉर्ड ही होते हैं, ठीक है, और वो अपने एरिया के लोगों के वोटिंग बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। वो उन लोगों से एज अ लॉयल्टी रिवॉर्ड लेते हैं कि वो हमें या हमारे कैंडिडेट को ही वोट करेंगे। और यही वजह है कि फ्यूडलिज़म की वजह से ही जो अभी तक आप देख लेते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो कितने सालों से सिंध पे हुकूमत कर रही है। हालांकि अगर हम परफॉर्मेंस का एनालिसिस करें तो वहाँ पे डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं हो रही, करप्शन बहुत ज़्यादा है। और फिर हमारे माइंड में ये भी आता है कि क्या वहाँ के लोग जो हैं वो रेजिस्टेंस नहीं करते, वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी को क्यों चांस नहीं देते, उनको वोट क्यों नहीं देते। तो उसके पीछे रीज़न है फ्यूडलिज़म, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हायरार्की और वैसलेज आ जाता है। अब वैसलेज जो होता है ना, ये भी सब ऑर्डिनेशन का ही एक सिनोनिम्स आप कह लें। इसमें वही चीज़ होती है कि म्यूचुअल ऑब्लिगेशन के सिस्टम को फॉलो किया जाता है कि एक आपका जो होता है पैट्रन और क्लाइंट का रिलेशन ये बनाया जाता है। पैट्रन आपका क्या है कि वही फ्यूडल लॉर्ड है, और क्लाइंट जो है पेसेंट्स हैं, वो इन लैंडलॉर्ड्स की ज़मीनों पे काम करते हैं और फिर इन रिटर्न उनको क्या देना पड़ता है कि अपनी लॉयल्टी के तौर पे लोकल जो चीफ़ होता है उसी के साथ जो है उसने अपनी सारी की सारी लॉयल्टीज़ देनी होती है, उसी को वो सर्व करेगा और जो वो कहेगा उसी को उसने मानना होता है। ये एक प्रॉपर सिस्टम है जो कि फ्यूडलिज़म में फॉलो किया जाता है। अब डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल अथॉरिटी, ये मैंने बिल्कुल स्टार्ट में आपको बता दिया था। देखिए फ्यूडलिज़म को एक डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल अथॉरिटी क्यों कहा जाता है कि पहले जो पावर थी ना वो सेंट्रलाइज्ड होती थी, किसी किंग के हाथ में, किसी मोनार्क के हाथ में कोई नॉमिनल अथॉरिटी होती थी। लेकिन फिर बाद में जब उनके अगेंस्ट लोग उठना शुरू हुए तो उन्होंने अपनी पावर को डिसेंट्रलाइज़ किया और पावर किसको दी, लैंडलॉर्ड्स को दी। डिफरेंट जो है वो लैंडलॉर्ड्स डिफरेंट सेक्टर्स में अब मौजूद हैं। वही लैंडलॉर्ड्स पॉलिटिक्स में हैं, वही इकोनॉमिक सिस्टम को देख रहे हैं, वही मिलिट्री में हैं और वही जुडिशरी में हैं। अब जुडिशियल पावर को कंट्रोल करने के लिए जुडिशरी में जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं उनको डिक्टेट किया जाता है,
मिलिट्री पावर को कंसोलिडेट करने के लिए जो मिलिट्री में फ्यूडल लॉर्ड्स मौजूद हैं उनके थ्रू जो है वो लॉयर जो आर्मी या मिलिट्री के लोग होंगे उनको कंट्रोल किया जाता है, और इस तरह से जो है प्रॉपर एक पावर को मेंटेन रखा जाता है। अब ये एक बात और याद रखिएगा, जब हम केपी के सिंध रूरल एरियाज़ या पंजाब के कुछ एरियाज़ जो हैं और बलूचिस्तान, इनके एरियाज़ की बात करते हैं ना कि जहाँ पे अभी भी फ्यूडलिज़म मौजूद है, और अब ये देखें, हम देखते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के कुछ रीजन्स में गवर्नमेंट जो है वो क्यों काम नहीं करती। वहाँ पे पावर को मेंटेन रखने के लिए फ्यूडल लॉर्ड्स को ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि फ्यूडलिज़म वहाँ पे बहुत देर से, इंडिपेंडेंस से भी बहुत देर पहले से जो है वो ये सिस्टम मेंटेन है, और वही फ्यूडल लॉर्ड्स ही जो हैं वहाँ के लोगों को कंट्रोल करते हैं। अब यहाँ पे देखें, फाटा में FCR सिस्टम था, फ्रंटियर क्राइम रेगुलेशन, यानी कि एक ये खुद ही उन फ्यूडल लॉर्ड्स ने ही अपनी एक बनाई हुई थी रेगुलेटरी फोर्स, और उनकी डिक्टेशन के ऊपर ही ये वहाँ का क्राइम जो थे उसको कंट्रोल करते थे। जिरगा सिस्टम के थ्रू जो है वो डिफरेंट डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया जाता था। वहाँ पे स्टेट की जो रिट है ना वो बहुत वीक है, स्टेट ही अपने रिट। अब ये देखें, पहले जो था पुराने सिस्टम्स में जो पॉलिटिकल लीडर होता था ना वो इन्हीं फ्यूडल लॉर्ड्स के थ्रू अपनी पावर को कंसोलिडेट कर लेता था। अब ये देखें, अगर कोई न्यू पॉलिटिशियन आ गया है, वो उस एरिया में कोई डेवलपमेंट करना चाहता है, लेकिन उस डेवलपमेंट से क्या होगा कि उस एरिया के फ्यूडल लॉर्ड्स की जो पावर है, उनका जो वहाँ के लोगों के ऊपर कंट्रोल है, वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। फ्यूडल लॉर्ड्स ये नहीं चाहते। अब देखें, बलूचिस्तान के रीजन्स में अगर लिटरेसी रेट अच्छा हो, वहाँ के फ्यूडल लॉर्ड्स की पावर को वो चैलेंज करें, वो अपनी डेवलपमेंट के लिए काम करें, और स्टेट रेट वहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो, तो ऑब्वियसली पीस जो है वहाँ पे इस्टेब्लिश होगा। इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा के रीजन्स हैं, इसी तरह से पंजाब के डिफरेंट रीजन्स हैं कि अगर हम इस फ्यूडलिज्म को ख़त्म कर देंगे, फ्यूडल लॉर्ड्स की जो पावर है उसको डिसमेंटल कर देंगे, लोअर लेवल तक गवर्नमेंट की जो है वो डायरेक्ट एक्सेस होगी, तो हमें ये भी पता चलेगा कि जो आम आवाम हैं उनकी क्या डिमांड्स हैं, उनके क्या इश्यूज़ हैं, उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं। फिर गवर्नमेंट खुद उसको जब रिज़ॉल्व करेगी तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट की, स्टेट की रिट जो है वो भी वहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगी, और वहाँ पे डेवलपमेंट भी होगी, और जब डेवलपमेंट होगी अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स ऑफ द पीपल, तो फिर वहाँ पे पीस भी इस्टेब्लिश होगा। तो ये है हमारे पास, वहाँ की सोशियो इकोनॉमिक जो सिचुएशन है वो बेहतर होगी। अब ये देखें, ये जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं ना वो इकोनॉमिकली, सोशली बहुत ज़्यादा वहाँ के लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं। सिंध में आप देखें, सिंध में जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो रूरल पॉपुलेशन है, तकरीबन 60% पॉपुलेशन जो है ना वो इन्हीं फ्यूडल लॉर्ड्स के साथ एसोसिएटेड है और उनके लिए काम करती है, और इन रिटर्न उनको जो आप कह लें सैलरीज़ या वेजेस या कंपनसेशन दी जाती है वो बहुत मिनिमल होती है, बहुत कम है। अभी तक भी आप उनके वेजेस की बात कर लें तो बहुत कम अनाज उनको दिया जाता है ताकि सिर्फ उनका सर्वाइवल हो, और बहुत कम पैसे दिए जाते हैं, जो कि अगर हम नॉर्मली देखें तो हम यही कहेंगे कि किसी भी फैमिली का या लोगों का सर्वाइवल जो है ना इतने कम पैसों में, इतनी कम उजरत में पॉसिबल नहीं है। और वो दूसरे हमारे एजुकेशन सिस्टम को भी कंट्रोल करते हैं। अब देखें, इन रीजन्स में लिटरेसी रेट बहुत कम है। अब लिटरेसी रेट क्यों कम है कि वो वहाँ के लोगों को पढ़ने नहीं देते, वहाँ स्कूल्स जो हैं वो बनने नहीं देते, क्योंकि उनको पता है स्कूल्स बनेंगे, बच्चे एजुकेशन हासिल करेंगे, एजुकेशन हासिल करेंगे, उनमें पॉलिटिकल अवेयरनेस आएगी, पॉलिटिकल अवेयरनेस आएगी तो वो इस्टेब्लिश्ड फ्यूडलिज़म को या इस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल सिस्टम को क्या करेंगे, चैलेंज करेंगे, और वो चैलेंज करते करते उसको क्या करेंगे, डिसमेंटल कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। फ्यूडल लॉर्ड्स की जो पावर है वो ख़त्म हो जाएगी। अब ये देखें, हम और एग्जांपल इसकी देखेंगे जो हमारे करंटली डिफरेंट असेंबलीज़ में, वो प्रोविंशियल असेंबलीज़ हों या फिर वो नेशनल असेंबलीज़ हों, उसमें कौन बैठे हैं, भुट्टोज़ देख लें वो बैठे हैं। पंजाब में चौधरीज़ ऑफ गुजरात हैं, उनकी पावर है। मज़ारिज़ हैं राजनपुर के, उनकी पावर है। गिलानी है मुल्तान वाले रीजन के, उनकी पावर है। प्रोविंशियल असेंबलीज़ में वो लोग बैठे हैं, नेशनल असेंबलीज़ में वो बैठे हैं और अपनी मर्ज़ी की पॉलिसीज़ बनाते हैं।
ठीक है। उनको कोई कंसर्न नहीं है कि आवाम की बेहतरी किस में है। वो फ्यूडल लॉर्ड्स जो हैं वो उस तरह की पॉलिसीज़ को वैलिडेट करते हैं, अप्रूव करते हैं जो उनकी इकोनॉमिक बेटरमेंट को जो है वो फैसिलिटेट करे। अब ये देखें, सब्सिडीज़ के बारे में बहुत दफ़ा जो है वो बात होती है, लेकिन सब्सिडी ख़त्म कहाँ पे की जाती है? जो आम आवाम को सब्सिडी बिल्स वगैरह पे दी जाती थी उसको ख़त्म कर दिया जाता है IMF के डिक्टेशन पे। लेकिन जो हमारे पास ये बिज़नेस टाइकून्स हैं, जो असेंबलीज़ में बैठे हैं, वडेरेस जो बैठे हैं, उनके जो बिज़नेस है ना उनसे टैक्स लिया जाता है, ना ही सब्सिडी जो ख़त्म करनी होती है वो उन पे नहीं की जाती, उनको सब्सिडीज़ दी जाती हैं। तो ये सारा सिस्टम है जिस तरह से जो आजकल वर्क कर रहा है फ्यूडलिज़म, और हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को किस तरह से वो कैप्चर किए हुए है, और पावर को मेंटेन करने के लिए फिर जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो इसी फ्यूडलिज़म का सहारा लेते हैं।